नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 20 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे फिर से देखो उसी स्पाईवेयर की बात चल रही है जिसने पॉलिटिकल लीडर, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट इनके मोबाइल फ़ोन्स को एक तरीके से स्पाई किया है, पूरी जासूसी की है। देखो इससे रिलेटेड एक्सप्लेन पेज पे पूरा आर्टिकल है, जानेंगे इस मुद्दे को। यहाँ पर तो देखो पॉलिटिक्स की बात की जा रही है जो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मॉनसून सेशन शुरू हो ही गया, उसमें जो बातचीत हुई है उसमें देखो पॉलिटिक्स ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। पर हाँ, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि दिन के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स होती है, कौन से, जैसे कि क्वेश्चन आर से शुरू होता है, फिर जीरो आर आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो मेन एजेंडा आता है, मेन एजेंडा आने से पहले जीरो आर के ऊपर, जीरो आर में क्वेश्चन आंसर जो भी होने होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है वो कैसे चलती है, ठीक है। कौन सेशन बुलाता है, कौन प्रोरोगेट कर सकता है, कैसे सेशन को थोड़े देर टाइम के लिए एडजॉर्न किया जा सकता है, एडजॉर्न सेंडाई का मतलब क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप एम लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन आ गया है तो इससे रिलेवेंट चीज़ें हमें एक बार पढ़ ही लेनी चाहिए, रिवाइज ज़रूर कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, फ्रंट पेज से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं। एक न्यूज़ हम देखेंगे, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हो गया था। देखेंगे बिल के प्रोविजंस को। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जानेंगे मुद्दा क्या था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, उनकी बातचीत हमारे प्राइम मिनिस्टर से हुई है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बस कि हाँ, शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, 5वीं बार बने हैं वो। ऐसे में इधर की ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में 90,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केवल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। साथ में प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ ज़्यादा पुश किया जा रहा है यहाँ पर, और ऐसे में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है। रिपोर्ट बहुत अच्छी है, डेटा काम आएगा, हम यहाँ से पिक करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं, इसकी हम समरी लेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। पेगासस इन्फेक्ट किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये जो स्पाईवेयर है। और इधर आप देख सकते हो विंटेज व्हीकल्स के लिए पॉलिसी लाने की बात की जा रही है इंडिया में, थोड़ा ये भी देखेंगे। इकोनॉमी पेज पे थोड़ी बहुत समरी लेंगे। कुछ एक आर्टिकल है जिसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, वो ये कि रेट ट्रांसमिशन में कुछ रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं जिसमें आरबीआई ने तो अपनी तरफ से एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट है उसके लिए बोल दिया कि हाँ, बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट इसके बेसिस पे डिसाइड करे जब भी कोई लोन प्रोवाइड करे। पर फिर भी अभी तक कुछ इंटरनल जो रेट्स हैं, जिसको आप कह सकते हो या तो वो बेस रेट है या बीपीएलआर है या फिर एमसीएलआर है, जिनका पहले यूज़ किया जाता था, उनके बेसिस पे अभी भी लोन चल रहा है। तो कुछ मुद्दे हैं वो बताऊंगा और अच्छे समझ में आएगा, रेट ट्रांसमिशन क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना है एनसीएलटी और एनसीएलटी और कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। इसके अलावा बाकी हम थोड़ी थोड़ी समरी लेंगे पूरे इस इकोनॉमी पेज की। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे भी एक बार नज़र डालेंगे, वर्ल्ड पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको, तो चलिए देख लेते हैं समरी। और जो भी हमारा स्पोर्ट्स पेज पे भी एक बार नज़र डालेंगे, जो डिटेल में है वो पूरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है देखो मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल। ये अभी देखो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है। इसके लिए मेन काम क्या होगा कि पूरे कंट्री में जो हमारी कोस्टल लाइन है, 7,500 से भी ज़्यादा लंबी किलोमीटर की आप देख सकते हो कि कोस्टल लाइन है, तो क्यों ना हम हमारे नेविगेशन सिस्टम को और अच्छे से डेवलप करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविज़न रखे गए हैं। नेविगेशन का मतलब आप जानते ही हो कि आप किसी भी रास्ते को फॉलो करते हुए ईजिली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो वो नेविगेशन का जो प्रोविज़न है उसको थोड़ा एम्पावर करना। बिल देखो लोकसभा में पारित हो गया था, ठीक है, मार्च में ही, ठीक है। और ये बिल जैसे राज्यसभा से पारित हो जाएगा तो लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927, ये ऑलरेडी चलता आ रहा है। 1927 मतलब ब्रिटिश इरा का ये एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा। ये मेन काम क्या होगा, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट किसका, मैरीटाइम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, जैसे पोर्ट्स हो गए या फिर जो भी हम नेविगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक प्रॉपर मैनेज किया जा पाएगा। जो भी हमारा वेसल ट्रैफिक्स है, जो भी हमारे शिप्स चलते हैं ना, उनको आसानी से नेविगेट करना
आसान रह पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो, ये नया एक्ट नहीं है, ये रिप्लेस करेगा एक तरीके से लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 को। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है कि मुख्तार अब्बास नकवी, इनको अब देखो लीडर ऑफ डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया है। बेसिकली लीडर ऑफ हाउस के तौर पे तो देखो अपॉइंट किया गया था पीयूष कुमार गोयल को, पीयूष गोयल जो हैं उनको, अब इनका नाम दे दिया गया है मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर बना दिए गए हैं। ठीक है, और नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, ये आप ध्यान रखें। नॉमिनेट का अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट जो पल्सेस पे लगाई गई थी, ठीक है, अभी 2 जुलाई के लगभग एक ऑर्डर डिक्लेयर किए गए थे जिसमें कि कोई भी मार्केट में काम करने वाले जो होलसेलर्स हैं वो अपने पास में कितना स्टॉक पल्सेस का रख सकते हैं, उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई थी। वजह क्या थी कि बोले मार्केट में जो दालों के भाव है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, तो ऐसे में एक बार लिमिट्स लगा दी गई थी। जबकि हमें पता है कि जो अभी रिसेंटली 3 जो लॉज लाए गए थे, जिनमें एक था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, जिसमें ये कहा गया था कि स्टॉक लिमिट बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी जब तक कि कोई ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस ना आ जाए, जैसे कि मान लो कोई वॉर में इंडिया कहीं फंस जाए, कहीं फैमिन आ जाए, या अचानक से पता पड़े कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी करंट साल में जो प्राइसेस हैं किसी भी कमोडिटी की वो 150% तक हो जाए। मतलब लगभग 50% इंक्रीमेंट अगर प्राइस में आ जाए, 100 रुपये के किलो पिछले साल दाल मिल रही थी, वो अब की बार 150 रुपये किलो मिलना शुरू हो गई, तो आप स्टॉक लिमिट इम्पोज कर सकते हो। पर ऐसा कुछ था नहीं, पर भाव क्या थे, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, तो ऐसे में सरकार ने ये फिर बाद में इस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 को ना ध्यान में रखते हुए और लिमिट इम्पोज कर दी कि भाई जो होलसेलर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक लिमिट 500 मेट्रिक टन तक, मिलियन मेट्रिक टन तक लिमिट कर दिया था। ठीक है, जिससे कि रिटेलर्स के लिए, सिमिलरली होलसेलर्स के लिए, इनके लिए और कर दिया था अलग अलग तरीके से। तो होलसेलर्स के लिए तो 500 एमटी हो गया था। सिमिलरली रिटेलर्स की बात करो तो उनके लिए अलग फिगर था, ठीक है, 5 एमटी का, और मिलर्स थे उनके लिए अलग कर दिया था। ये डेटा इतना काम का नहीं है, बस पॉइंट इतना सही है कि सरकार एक तरफ तो लिबरेट करना चाह रही है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि मार्केट फोर्स के ऊपर ऑपरेट हो, और दूसरी तरफ इस तरीके से स्टॉक लिमिट अप्लाई करना खुद के ही जो नए लॉज लाए गए थे उनके अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उन तीनों लॉज के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसमें एक तो एपीएमसी मंडीज़ की बात थी, और एक थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, एक था ये एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला एक्ट। तीनों को एक बार होल्ड पे रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जब तक कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं आता तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट मत करो, क्योंकि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था इन्हीं के खिलाफ तो हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर स्टेट हॉस्पिटल, मतलब सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो 90,000 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर केवल एक स्टेट हॉस्पिटल है। इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर इंक्रीज़ हुई है तो उसमें ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया है। ये स्टडी रिलीज़ की गई है ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा। ऑक्सफैम रिपोर्ट, इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2021, इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी, ये है इस रिपोर्ट का नाम। इस रिपोर्ट में क्या क्या है, एक्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। हमारे यहाँ पर 6 रुपया अगर खर्च होता है ना, तो उनमें से 1 रुपया जो है वो आप कह सकते हो उधार से आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन में 6 रुपये अगर खर्च किए जाते हैं तो उनमें से 1 रुपया तो उधार का लगता है। या फिर आप बात करो दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि हमारे यहाँ पर 10,000 पेशेंट्स के ऊपर, 10,000 लो पेशेंट नहीं, 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 5 हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, जो कि 2010 में कितना हुआ करते थे, 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर 9 बेड्स हुआ करते थे। मतलब डिक्रीज़ हुआ है हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी का, अगर रेशियो देखें पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या जो एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों पे जो डॉक्टर्स काम करते हैं, तो आप देखो 10,189 लोगों के ऊपर सिर्फ एक गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर है, जो कि ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2017 के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली 90,343 लोगों के ऊपर सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया में, और जितना खर्चा इंडिया में हेल्थ केयर पे होता है ना, उसका 64.2% तो आउट ऑफ पॉकेट, मतलब कि आपके पास में
आप अगर किसी हॉस्पिटल में अगर पहुंच गए और वहां पर अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं ना इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल के, तो आप ये मान के चलो कि 64.2% रुपीज़ तो वो उधार लेकर के आ रहा है, कहीं से भी मांग करके लेके आ रहा है, खुद के पास में पॉकेट में नहीं है वो पैसा। ठीक है, जबकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर वर्ल्ड लेवल देखो तो वो कितना है, 18.2%। तो हेल्थ केयर के लिए जब भी कभी लिखना हो तो एक तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को आप जरूर लिखोगे, एक ये बेड्स की बात आप जरूर लिखोगे, ठीक है, और ये स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात। ये 3 डेटा तो बड़े काम के आ जाएंगे जब भी आपको कभी भी इंडिया के बारे में हेल्थ केयर की बात लिखनी हो। इसके अलावा बेड पर 1000 के हिसाब से देखें ना, 1000 लोगों के ऊपर इंडिया में कितने बेड्स हैं, तो हमारे तो 0.5 ही हैं। हाल देखो कितना बुरा हाल है। सबसे कम लीस्ट अमंग ब्रिक्स नेशन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है इसमें भी इंडिया के हाल सबसे बुरे हैं। इवन देखो बांग्लादेश से भी बुरे हाल है, मैक्सिको से भी बुरे हाल है और चिली से भी बुरे हाल हैं। तो ये हाल है हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये चीज़ बताई किसने, ऑक्सफैम रिपोर्ट ने, इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने। देखो जब ये रिसर्च रिलीज हुई तो 2 पहलू निकल के आए। सबसे पहला तो ये कि जिन स्टेट्स ने इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश की है ना, इनइक्वालिटीज़ का मतलब हो गया मेल फीमेल हो, जनरल या फिर SC ST कम्युनिटी हो, उनके बीच में जो गैप्स थे ना ये हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने का, उनको जिन जिन स्टेट्स ने रिड्यूस करने की कोशिश की ना, वहाँ पर कोविड से रिलेटेड कम केसेस आए हैं, जैसे कि तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यहाँ की सरकारों ने क्या किया, जो इनइक्वालिटी टू एक्सेस द हेल्थ केयर, इस इनइक्वालिटी को कम किया तो इसका फ़ायदा उनको मिला। दूसरा पहलू ये निकल के आ रहा है कि जिन स्टेट्स ने भी अपनी GDP का अच्छा खासा हिस्सा खर्च किया है हेल्थ केयर के ऊपर, जैसे कि असम, बिहार और गोवा, बोलो वहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छी मिली है। तो ये दोनों पहलू आप देख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर भी इनइक्वालिटीज़ ख़त्म कर दी, जहाँ पर भी GDP में हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया गया, तो उन दोनों प्रकार के, दोनों टाइप के जो स्टेट्स थे वहाँ पर फ़ायदा बहुत मिला है लोगों को। सेम चीज़ केरला जो है उसकी सक्सेस स्टोरी की अगर बात करें तो वहाँ पर हायर इनकम ब्रैकेट में जो लोग थे उन लोगों को तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं एक्सेस करने में, पर जो लोग वाकई में गरीब लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। एक डेटा यहाँ पर आ जाता है इनइक्वालिटी की, जब भी बात आए तो आप लिख सकते हो कि अगर SC ST कम्युनिटी के 100 लोग हैं, ठीक है, और उनको अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो 50 लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों में से अगर 100 जनों को हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उनमें केवल 18.2% लोगों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक इनइक्वालिटी का रेशियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, जब भी हेल्थ केयर में आपको लिखना हो या इनइक्वालिटी को आप अगर शो करना चाहो। साथ में आपको पता ही है कि हमारे इनइक्वालिटीज़ कैसे काम कर रही हैं, वो देखो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में आप देखो SC ST को ज़्यादा परेशानी होती है, हिंदूज़ के कंपैरिजन में मुस्लिम्स को होती है, रिच के कंपैरिजन में पुअर्स को होती है, बेटर ऑफ के कंपैरिजन में मैन के कंपैरिजन में वेमेन को ज़्यादा परेशानी होती है, अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रूरल रीजन को ज़्यादा परेशानी होती है। ये देखो डिवीज़न है हमारी सोसाइटी का, ठीक है, डेमोग्राफिक डिवीज़न आप समझ सकते हो। बाकी तो डेटा को एनालाइज किया हुआ जो हमने यहाँ पर पहले देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ पेगासस इन्फेक्ट्स, किस तरीके से ये पेगासस स्पाईवेयर काम करता है। देखो बात है नवंबर 2019 की, जब एक टेक रिपोर्टर ने अपनी फोटोग्राफी के अंदर एक पिक्चर कैप्चर की जिसमें एक डिवाइस को डिस्प्ले किया था, जिसको जो एक डिवाइस इस तरीके से था कि वैन के ऊपर, जैसे कोई गाड़ी है उसके ऊपर इंस्टॉल था वो डिवाइस और उसकी फ़ोटो खींची गई थी। वो एक तरीके का एग्जीबिशन हो रहा था NSO ग्रुप के द्वारा, जिसका ये पेगासस करके ये जो स्पाईवेयर है ना, स्पाईवेयर, अगर वेयर लिखा हुआ आ रहा ना, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है। कंप्यूटर का मतलब आपके स्मार्टफोन्स भी आजकल कंप्यूटर से कम नहीं है, कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन कंप्यूटर्स के अंदर आप देखो कुछ इंस्टॉल कर दिया जाए और वो इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और इंस्टॉल हो गई ऑटोमेटिकली, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर स्कैन करके, और जो रिमोट ऑपरेटर है जिसने उस पर्टिकुलर स्पाईवेयर को, सॉफ्टवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया या आपके हैंडसेट में इंस्टॉल कर दिया, मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे में वो जासूसी तो हुई ना। तो होता क्या है
कि मिलीपोल में एक डिस्प्ले होता है, एक ट्रेड शो होमलैंड सिक्योरिटी इन पेरिस में। तो वहाँ पर एनएसओ ग्रुप का एक हार्डवेयर जो कि एक वैन के बैक पर लगाया हुआ था, जो कि आसानी से पोर्टेबल था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। और वो जो डिवाइस था ना, वो कुछ ऐसा काम कर रहा था जैसे कि मानो आसपास में कोई नेटवर्क टावर इंस्टॉल हो रखा हो। ठीक है, अब आप देखो खेल क्या होता है इसमें। अब किसी गाड़ी के ऊपर अगर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया आपने कोई ये जो हम बोल रहे हैं पेगासस का जो इंस्टॉलेशन है, इसका पूरा नाम भी आएगा आगे मैं बताऊंगा। तो ऐसे में ये इंस्टॉल यहाँ पे कर दिया और ये गाड़ी है आराम से मूव कर रही है। अब मूव करते करते ये मान लो ले जा करके पार्क कर दी गई पार्लियामेंट के एरिया में, वहां पर कोई इशू नहीं है। अब ये एक वर्चुअल टावर की तरह काम करना शुरू कर देगा और आसपास में जितने भी फोन्स हैं, दो तरीके से काम करता है ये। एक तरीका तो क्या हो गया कि अपना नेटवर्क जनरेट कर दिया और आसपास के जितने भी फोन्स हैं उन सारे सेल फोन को फोर्स करेगा कि भाई आप मेरे नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करो, और फिर आपका फोन आसानी से उस नेटवर्क को रिकॉग्नाइज भी कर लेगा और उसके बेसिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके फोन की वो ट्रेस कर ली जाएगी। इसको बोलते हैं जीरो क्लिक एक्शन, कि आपको पता भी नहीं पड़ा, आपने किसी लिंक पर क्लिक भी नहीं किया और आपके मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है रिमोटली। एक तो तरीका ये है। दूसरा इसमें तो क्या हो गया कि वो जो ये जो डिवाइस है इसको पर्टिकुलर किसी एक जगह पे ले जाकर के आपने इंस्टॉल कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है इंस्टॉलेशन का कि एक कोई भी पर्टिकुलर मोबाइल ऑपरेटर जैसे वोडाफोन, एयरटेल या फिर ये जो भी रिलायंस जियो है, इनमें से किसी एक ऑपरेटर को कैप्चर कर लेता है इसके सिस्टम को हैक करके, और फिर बाद में आपके मोबाइल में एंट्री लेता है ये स्पाईवेयर। तो दोनों तरीकों से काम किया जाता है। ऐसे में ये बीटीएस जो है, अब यहां पर आप देखो कि इजराइल की साइबर जाइंट कंपनी जो है ये देखो 2010 में स्टैब्लिश होती है, जिसको एनएसओ बोला जाता है। और एनएसओ ने ही अपना एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया जिसको बोलते हैं बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जिसको बीटीएस बोला जाता है। और वो ही अभी मीडिया रिपोर्ट में हाईलाइट हुई है, जो हमने फ्रंट पेज पे देखा कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका मोबाइल जो है वो हैक हुआ है। हैक तो क्या हुआ, उनके मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, पासवर्ड्स हैं, उनके बारे में स्पाई किया गया है, उनकी जासूसी की गई है। अब आप देखो ये जो बीटीएस है ये क्या है, एक रॉग सेल टावर। दैट मींस ये मोबाइल टावर की तरह काम करता है, जो कि बहुत ही रॉग का मतलब हो गया इलीगल। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो IMSI कैचर या फिर स्टिंग रे। ठीक है, स्टिंग रे भी इसको बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम आप जरूर ध्यान रखोगे इसके। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है काम करने का, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से ये जो आप देखोगे इसको कहीं पे भी ले जाकर के इंस्टॉल कर दो, ये एक तरीके से आप देखोगे कि हाँ लेजिटिमेट जो सेल्यूलर टावर होते हैं, नॉर्मल जो टावर्स होते हैं जियो के, एयरटेल के, इनके इसकी तरह बिहेव करता है। और जो भी इसकी रेडियस रेंज में आता है ना, उन सभी मोबाइल्स को क्या कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज आ गई। देखो आइडेंटिफाई तो इसको कर लिया गया था इस प्रॉब्लम को 2019 में ही, पर वही चीज अभी तक भी इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। बार बार घूम घूम करके इसकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता रह रहा है। एक तो तरीका हो गया ये कि ये एक तरीके से टावर की तरह काम करे। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, किसी एक मोबाइल ऑपरेटर को टारगेट करेगा और उसके बेसिस पे फिर बाद में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की शुरुआत कर देगा। तो ऐसे में आप इसको क्या बोल रहे हो, जीरो क्लिक एक्सेस, कि यूजर ने कोई वहां पर क्लिक किया नहीं और उसके बावजूद एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो रही है। इसमें क्या होता है कि एक तो तरीका ये होता है कि आप टारगेटेड मैनर में काम करो। टारगेटेड मैनर में कैसे, कि ये जो बीटीएस सिस्टम है इसका लिंक आपने, इसका मतलब आपने नेटवर्क को हैक किया और मोबाइल से एक्सेसिबिलिटी कर ली। अब वहां पर आप उसमें कोई पर्टिकुलर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, और उस मोबाइल नंबर, मानो कि कोई मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसके मोबाइल नंबर अगर आपको पता है तो मोबाइल नंबर आपने डाले और उसके बाद में क्या करोगे कि उस मोबाइल नंबर के थ्रू इस बीटीएस सिस्टम से होते हुए आप एक्सेस कर लोगे उस पूरे सिस्टम को। और मोबाइल से आजकल क्या नहीं होता है जी, आप अपनी बैंक अकाउंट हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, हर एक चीज़ की एक्सेसिबिलिटी आप इसी से इंश्योर करते हो। तो ये ही चीज़ है काम करने की। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता ही नहीं पड़ता, आपको क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है और डेटा आपका हैक हो गया, आपकी जासूसी शुरू हो गई। तो ये डिफरेंट कैसे है दूसरे स्पाईवेयर से, ये मैंने तरीका आपको बता दिया कि यहां पर रिमोटली बिना कोई समस्या के छुप करके एक जो जासूस है वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकेगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और इसके पीछे देखो ये जो एनएसओ है ना, इसका ये जो सिस्टम है पेगासस अका क्यू
एका क्यू स्वीट की, ठीक है, क्यू स्वीटे इसको बोलते हैं, या क्यू सूट बोल सकते हो। तो इसका इसी को बोला जा रहा है पेगासस, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। और और इस बनाने वाला कौन है? इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का एक फॉर्मर इंडिविजुअल है, ठीक है, पहले कोई काम करने वाला। उसने वेटरन का मतलब पुराना इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाला बंदा, उसने एनएसओ ग्रुप को स्टैब्लिश किया। देखो शुरुआत में तो क्या था, पहले तो 2018 तक तो ये माना जाता था कि एसएमएस या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजे जाते थे, लिंक डाल दिए जाते थे, लिंक पे क्लिक करो, फिर उसके बेसिस पे आपके मोबाइल के अंदर पेगासस वाला जो है वो एंट्री हो जाती थी उसकी, जो भी स्पाईवेयर है उसकी। पर अब तो भाई लिंक की क्लिक की ज़रूरत भी नहीं है, ज़ीरो क्लिक पे काम हो रहा है। तो ये चीज़ है। और 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट किया था कि नेटवर्क इंजेक्शंस का काम में किया जा रहा है। अब ये नेटवर्क के थ्रू इंजेक्शन ही तो दिया जा रहा है एक तरीके से, तो इसीलिए तो इनको वायरस बोल देते हैं, स्पाईवेयर बोल दिया इनको, ठीक है, कि कोई टारगेट के साथ में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन भी इसको बोल दिया गया। टारगेट बोला शुरुआत में वो एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है, इवन आईफोन भी सेफ नहीं है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। आईफोन का जो आई मैसेज ऐप है उसके थ्रू भी आप देख सकते हो ये पेनिट्रेशन, ये इन्फेक्शन लगातार किया जा रहा है। एंड्रॉयड सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ने तो पहले भी बोल दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एनएसओ के द्वारा, एनएसओ ग्रुप के द्वारा, जो कि इजराइल बेस्ड एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, जो कि बड़े बड़े मतलब स्पाई का काम करते हैं, जासूसी का काम किया करते हैं। तो देखो जी, इसमें बचने का काम क्या है, बचने का तरीका बोले, एक तो आप अपने सिस्टम को अप टू डेट रखो। दूसरा ये बता रहे हैं कि आप जो साइबर हाइजीन है, साइबर हाइजीन का मतलब क्या हो गया कि मोबाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करो, पासवर्ड चेंज करते रहो, वो सारी चीज़ें हैं वो करते रहो। और साथ में लास्ट में आते आते बोले कि भाई जब एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कर लिया आपने और उस एप्लीकेशन को हैक ही कर लिया अगर इस पेगासस ने, उसके बावजूद आप चाहे कितनी ही साइबर हाइजीन यूज़ करो तो भी आपके सिस्टम में वो स्पाईवेयर है ना, वो आपका काम करता रहेगा। मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी एक कहते हैं ना कि एकदम वाटरप्रूफ कोई प्रोटेक्शन की बात करें तो वो नहीं है, बस बचाव है थोड़े बहुत, जिनमें से एक बचाव ये भी बताया है कि एप्लीकेशन की बजाय अगर आप ब्राउज़र पे अपनी सोशल मीडिया या फिर अपने बैंक अकाउंट को इनको एक्सेस करो तो बोले ठीक हो सकता है। बाकी तो चांसेस ये हैं कि ये जो एक बार पेगासस का कॉन्टैक्ट आपके मतलब एक बार इंस्टॉलेशन हो गया ना, तो ये देखो आपके कॉन्टैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो, कैलेंडर हो, पासवर्ड्स हो, वॉइस मेल हो, सारे के सारे वो ट्रैक कर लेता है और जो रिमोट यूजर्स है वो आसानी से देख सकता है कि क्या चल रहा है। तो देखो ये चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ESEM के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। एक बार मेन चीज़ें थी वो देख ली, थीम यही है इसकी, ठीक है। इधर आप देख सकते हो iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, सब वल्नरेबल है, कोई सेफ नहीं है। सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट करते रहो, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन बचता क्या है बचने का कि मान लो पेगासस के अंदर कुछ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम तो करेगा ही ना कोई सॉफ्टवेयर तो काम करेगा, बस ये अगर अपडेटेड नहीं है और आपका फ़ोन अगर अपडेटेड है तो आपका फ़ोन सेफ़ है, क्योंकि जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी ना दोनों सिस्टम्स के बीच में, तब तक वो आपके इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं करेगा। तभी तो ये जो अपडेट्स आते रहते हैं, इसीलिए तो आते हैं ना कि हाँ सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े और अपग्रेड किए जा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देख लो इन न्यू पॉलिसी व्हाट ऑनर्स कैन और कांट डू विद देयर विंटेज। देखो ये विंटेज गाड़ियाँ आपने देखी होगी ज़रूर, ठीक है। अब देखो ऐसी बात है, इंडिया में अभी नया रिजीम, नई पॉलिसी आ रही है जिसमें विंटेज व्हीकल्स को भी रेगुलेट किया जाएगा, जिसमें मेन तो क्या है कि उनकी रेगुलेशन के साथ साथ में उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए थोड़ी गाइडलाइंस देनी। जैसे कि आप विंटेज व्हीकल्स हैं तो इनको आप विंटेज बना करके रख रहे हो, तो पहली चीज़ तो इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए। अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पर, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स CMVR 1989 है उसमें विंटेज व्हीकल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ऐसे में एक तो इनको डेफिनेशन मिलेगी, साथ में इनकी जो यूसेज हैं जिसमें कि इनका यूज़ ऐसे नहीं कि हाँ विंटेज व्हीकल है तो रोज़ आप कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने लग गए, घर से उठाया और ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आ गए, उन पर्पसेस के लिए अब अलाउ नहीं होगा। इनको तो केवल एग्जीबिशन में आप ले जा सकते हो और वहाँ पर फिर आप इनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आप डेली वर्क के लिए कम्यूट करो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
तो देखो नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अपनी तरफ से इसका ड्राफ्ट भी रिलीज़ किया था इस पॉलिसी का, कि क्यों ना हम विंटेज व्हीकल पॉलिसी है वो भी इंट्रोड्यूस करें, जिससे क्या होगा कि इन व्हीकल्स का प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन भी होगा और साथ में इनका मिसयूज़ भी ना हो। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। देखो और तो बाकी कुछ इतना है नहीं, ठीक है। इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, इनके जो लुक्स हैं वो बिल्कुल यूनिक है, तो ऐसे में इनको मैनेज करना, इनको अपग्रेड मतलब एक तरीके से मेंटेन रखना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो और एक हेरिटेज के तौर पे रखना, वही बात आ गई। बाकी और इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। देखो इकोनॉमी पेज पे एक तो है कि OPEC प्लस डील, OPEC प्लस की जो डील है वो क्या है। देखो मुद्दा ये है कि कोविड के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई थी। अब क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई तो इन लोगों ने जितना जो प्रोडक्शन करना था वो अपना प्रोडक्शन इन्होंने मेंटेन रखा, और डिमांड कम होने के चलते अचानक से सप्लाई हो गई ज़्यादा, डिमांड हो गई कम, तो प्राइस हो गई कोलैप्स। तो ऐसे में ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी, OPEC का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इन कंट्रीज़ के साथ में, और जो दूसरे प्लस का मतलब हो गया जो दूसरे इनके अलाइज हैं जैसे कि रशिया और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर के काम करते हैं ऑयल प्रोडक्शन की या क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के प्राइसेस को या प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए। तो ऐसे में क्या हो गया, ये इनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर नुकसान होने लग गया कि बहुत भाव बहुत नीचे गिर गए थे क्रूड ऑयल के। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है अभी प्रोडक्शन को कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब रिडक्शन जैसे ही किया तो उसके बाद में कोविड थोड़ा सा ख़त्म हो गया। अब कोविड ख़त्म हुआ तो इकोनॉमिकल रिवाइवल होने लग गया। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी, मतलब पेट्रोलियम की, डीजल पेट्रोल इनकी प्राइसेस हाइक होने लगी। वजह क्योंकि सप्लाई तो इन्होंने कट कर ही दी थी पहले ही। अब क्या है, वो सप्लाई बढ़ा नहीं रहा है, तो हमारे यहाँ पर 100 रुपये 108 रुपये लीटर तो पेट्रोल चल रहा है, 9900 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से डीजल चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, जो इकोनॉमिक इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जो कि इन क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो देखो अभी ये जैसे ही जो OPEC प्लस डील को जैसे ही विड्रॉ करने की बात की है ना कि हाँ जी हम जो भी कट किया था हमने प्रोडक्शन पे उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, प्रोडक्शन थोड़ा राइज करेंगे, तो हमारे लिए देखो रिलीफ की चैन की सांस है ये थोड़ी, ये चीज़ बताई जा रही है। OPEC प्लस के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, इस ग्रुप के बारे में ज़रूर पढ़ना आप। फिर देखो यहाँ पे पेट्रोलियम के ऊपर एक्साइज जो है वो बढ़ते बढ़ते आप देखो 74% तक आ गई है, इंक्रीज़ कर ली है। अभी हमने देखा था संडे को एक आर्टिकल न्यूज़ डिस्कस की थी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम जी का। उन्होंने बताया था वहाँ पर कि एक्साइज ड्यूटी GST और जो टैरिफ हाफ लगाते हो उनको रिलैक्स करो, क्योंकि पेट्रोलियम जितना महंगा रहेगा उतना ही फिर उसका असर सीधा महंगाई पे दिखाई देगा। और यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। फ़र्क इतना सही है कि बहुत सारा डेटा बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो डेटा इतना काम का है नहीं। बाकी और देखो यहाँ पर अमेज़ॉन ने NSO के साथ में, अभी आपको पता ही है NSO का जो ये पेगासस करके ये जो स्पाईवेयर का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में अमेज़ॉन ने अपने उसके साथ में लिंक है वो थोड़े डाउन करने की कोशिश की है कि भाई तू तो मेरा नाम ख़राब करेगा, ठीक है। अब देखो काम की बात आ रही है, छोटी सी ये वाली न्यूज़, इसको हम डिटेल में देखते हैं। बात ऐसी है कि जब भी कभी कोई बैंक RBI अपनी इंटरेस्ट रेट्स को वेरिएशन में लेकर के आता है तो उसका टारगेट ये रहता है कि लोन के ऊपर जो रेट इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है उसमें वेरिएशन क्विकली इफेक्टिवली देखने को मिले। जैसे कि RBI ने अभी जैसे रेपो रेट है उसको वेरिएशन तब करता है RBI कि जब मार्केट में लिक्विडिटी को आप प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सको। पर समस्या क्या होती है कि RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को तो चेंज कर दिया, पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का असर किस पे पड़ेगा, जो लोन दिया जाता है बैंक्स को, ठीक है। अब ये जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर जैसे ही एप्लीकेशन होती है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो वेरी कर दिया, RBI ने अपने हाथ में था, पर इसका ट्रांसमिशन कौन करेगा भाई, इस वेरिएशन का कम्युनिकेशन कौन करेगा आगे तक, ये बात हो जाती है किसके हाथ की, बैंकों की। अब बैंकों ने क्या कर रखा है, ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स, ठीक है। रेपो रेट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये एक एग्जांपल इसका, जिसमें RBI ने अपने हिसाब से वेरिएशन कर दिए और उसी रेट के ऊपर, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक जो है वो RBI से उधार लेते हैं। अब देखो बैंक जो है वो रेपो रेट की बजाय
दूसरी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि आरबीआई ने जो चाहा था कि इंटरेस्ट रेट में जो वेरिएशन होना चाहिए वो आरबीआई से ट्रांसमिट होता हुआ यूजर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए, या जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो लोन लेने वाले हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, उनके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हो गया आपके रेट ट्रांसमिशन में रोड ब्लॉक। कैसे? क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क के बजाय बैंक क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब हो गया रेपो रेट की बजाय बैंक जो है वो दूसरे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि आरबीआई ने हटा दिए, जैसे कि बीपीएलआर, बेस रेट या एमसीएलआर। ये तीन ऐसे सिस्टम थे जिनके बेसिस पे हमारे यहाँ पर जो लोन को जो देना था उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है। फिक्स्ड का मतलब तो हो गया कि एक बार आपने 5% इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दी तो वो फिर थ्रू आउट आपका जब तक वो लोन चुकेगा तब तक वो कंटिन्यू रहेगी। चाहे आप इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर 2% भी होगी तो भी 5% ही देना पड़ेगा, चाहे मार्केट के अंदर 7% इंटरेस्ट रेट होगी तो भी 5% देना पड़ेगा। दूसरी होती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जैसे ही आरबीआई अपनी वेरिएशन लेकर के आता है अपनी पॉलिसीज में, रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, उसका असर आपको लोन लेते टाइम पर भी देखने को मिलेगा और लोन चुकाओगे तब देखने को मिलेगा। तब होता क्या है कि आरबीआई ने तो रेपो रेट के हिसाब से अपने हिसाब से फिक्स कर दिया कि हाँ जी 4% रेपो रेट हम अभी रखते हैं, और बैंकों को इसके लिए फायदा हो जाएगा क्या कि बैंकों को 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक पैसा उठाएंगे। अब बैंकों ने तो रेपो रेट के ऊपर पैसा उठा लिया, पर मार्केट में जब उन्होंने लैंड करने की बात की ना, जब उन्होंने उधार दिया, लोन दिया, उस टाइम पर रेपो रेट की बजाय उन्होंने क्या यूज किया, बीपीएलआर, बेस रेट या एमसीएलआर। इससे क्या हो गया कि रेपो रेट को जो वेरिएशन आरबीआई ने लेकर के आया था, आरबीआई का पर्पस क्या था कि जल्दी से जल्दी मार्केट को कंट्रोल किया जाए। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, पैसे को वहां से सोखने की, मतलब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लिक्विडिटी को। तो क्या करेगा आरबीआई, रेपो रेट को राइज कर देगा। पर बैंक क्या कर रहे हैं, वहां पर रेपो रेट यूज ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है रेट ट्रांसमिशन का। अब आपके लिए टास्क है बीपीएलआर, बेस रेट और एमसीएलआर। देखो एमसीएलआर का जो रिजीम है ना वो आ गया था 2019 में, बेस रेट का रिजीम था 2016 में, और उसके पहले आपको पता है हमारे यहां पर बीपीएलआर का सिस्टम चलता था। मतलब मैं बताता हूं आपको कि 2016 से पहले बैंक जब भी लोन दिया करते थे तो उसके लिए आरबीआई ने कह रखा था कि आप बीपीएलआर को फॉलो करोगे। अब इनके बारे में डिटेल आप खुद पढ़ोगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना अभी यहाँ न्यूज़पेपर के साथ में पॉसिबल नहीं है। बस हाँ, क्वेश्चन एमसीएलआर पे क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है एमसीएलआर के ऊपर, यूपीएससी प्रीलिम्स में। खैर पॉइंट यहाँ पे है कि 2016 से पहले बीपीएलआर का सिस्टम चलता था कि हाँ आरबीआई ने अलाउ कर रखा था हर बैंक को कि भाई आप अपने हिसाब से सिचुएशन देखो, इंटरेस्ट रेट फाइनलाइज करो और बाद में लैंडिंग करो, लोन दो। फिर बाद में इसकी कुछ कमियां थी तो उसको करेक्ट करने के लिए 2016 में बेस रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में बेस रेट के टारगेट ये था कि जो कमियां बीपीएलआर के अंदर थी वो कमियां सही हो जाएगी बेस रेट के बेसिस पे। अगर लोन बैंक जो है, ये जो नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये इनको उधार दे देंगे बिजनेस हाउसेस को या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको। पर इसमें भी कुछ कमियां थी तो 2019 में एमसीएलआर को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर बाद में पता पड़ा कि एमसीएलआर भी गड़बड़ कर रहा है, तो फिर बाद में आरबीआई ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया था कि अब से जो है वो आप एक्सटर्नल जो भी आपकी बेंचमार्क रेट्स हैं जैसे कि रेपो रेट, बोला आप उसको फॉलो करोगे। इससे क्या होगा कि आरबीआई अगर कोई वेरिएशन लेकर के आ रहा है इंटरेस्ट रेट में तो उसका फायदा सीधा कस्टमर्स को पहुंचे, समझ रहे हो। तो इस चीज़ में ट्रांसमिशन में ये तीनों की तीनों रेट्स के ऊपर अभी भी बैंक्स जो हैं वो इन्हीं तीनों रेट्स पे काम करते हैं ना, तो मुश्किल हो जाती है। और लगभग अभी तक जो लोन चल रहा है ना, जितनी भी आउटस्टैंडिंग चल रही है उसका आप देखो 71.5% लोन कौन सी रेट्स पे चल रहा है, इन पुरानी वाली रेट्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम हुई कि नहीं यहाँ पे। तो इस चीज़ को यहाँ पे करेक्ट करने के लिए बात बोली जा रही है कि ट्रांसमिशन में बड़ी मुश्किलें आती हैं रेट ट्रांसमिशन में, और ये हमारे यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम की बहुत बड़ी हर्डल है। हम देखते हैं ना कि चाइना, यूएस, यहाँ पर बोले जीडीपी का 150 मतलब जीडीपी अगर 100 रुपए की है तो 150 रुपए तक का वहाँ उनके वहाँ पर लोन चल रहा है। ठीक है, लोन देने में बड़ी आसानी है, पर हमारे यहाँ पर रेट ट्रांसमिशन ही नहीं होता। आरबीआई कुछ इंटेंट करता है, कुछ इंटेंशन लेता है। आज कोविड के टाइम पे परेशानियां बढ़ रही हैं, आज आरबीआई रिफॉर्म ले रहा है और उन रिफॉर्म्स का अगर असर ही नहीं मिला तो आरबीआई के हाथ में क्या है फिर।
ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, फिर मुश्किल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये सारी की सारी बैंक, ये जो इंटरेस्ट रेट, ये जो रेट्स है जिनके बेसिस के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, BPLR, बेस रेट, MCLR, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट को इंट्रोड्यूस किया RBI ने। ऑलमोस्ट देख लो 2 साल हो गए, पर फिर भी अभी तक भी बैंक जो है वो बड़े रिजिड है, चेंज नहीं कर रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो न्यूज़ ऐसी है, USA और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक पॉइंट पे और बढ़ गया है। USA और नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने चाइना को कहना शुरू कर दिया है कि जो भी ग्लोबल हैकिंग हो रही है उसमें चाइना की फर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स पे हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब कल हमने न्यूज़ देखी थी कि अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान दोनों बातचीत के लिए टेबल पर आने की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? दोहा में। पर वहाँ पर कोई भी अच्छा आउटकम नहीं निकला और लगातार तालिबान के ऊपर देखो प्रेशर तो बनाया जा रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी में। जैसे नेटो है, नेटो के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हो वो गलत है, इस तरीके से तो फिर बाद में शांति स्थापित हो ही नहीं पाएगी। और अभी तक बातचीत में कोई आउटकम नहीं निकला है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो पाकिस्तान ने ये कहा है कि भाई अफ़गानिस्तान के एनवॉय की बेटी का हमारे यहाँ पर एब्डक्शन हुआ है, ये बिल्कुल गलत ब्लेम है, कोई सबूत नहीं है किसी के पास में, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पेज की बात करें तो रोहन बोपन्ना और इनके साथ के जो लोग हैं वो एक टसल में फंसे पड़े हैं, जबकि इंडिया की तरफ से मेंस की टीम गई नहीं है ओलंपिक्स में। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि अब की बार केवल विमेन ओनली टीम गई है टेनिस के लिए खेलने के लिए। ठीक है, मेंस वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये अच्छी बात भी नहीं, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप स्टेट PSCs की बात करते हो ना, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की, तो आप मेरे कहने पे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो अमेरिका के जिमनास्ट एकर, ये देखो यहाँ पर ये भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो अब देखो वहाँ पर भी लगातार केसेस बहुत आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर हमारे लिए PV सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर, इनके बारे में आप एक बार ज़रूर देखोगे। PV सिंधु न्यूज़ इतनी कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बस टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जब कुछ जीत के लेके आएंगी ना तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और ज़्यादा। कमलप्रीत कौर, ये डिस्कस थ्रोवर है, तस्तरी फेंकती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो देखो जो न्यूज़ थी वो हमने डिटेल में देख ली और बाकी एक बार थोड़ी नज़र डाल ली बाकी पेजेस पे। इतना ही था इसमें। थैंक यू।